आन से हिना की ये हालत नहीं देखी गई थी। वो तो हमेशा अपनी बहनों को खुश देखना चाहता था, उनकी खातिर किसी से भी लड़ जाने के लिए तैयार रहता था। फिर अब कैसे ये सब बर्दाश्त कर सकता था? हिना मेरी गुड़िया, कल तुम्हारी हरकत के बारे में सुनकर जिस तरह मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो मैं बता भी नहीं सकता। अगर कोई अनहोनी हो जाती तो? क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी ट्रस्ट नहीं था कि एक बार मुझे बताने के बजाय तुमने हराम फील करना ज़्यादा मुनासिब लगा? और आरफीन वाली बात सबको मालूम थी, सिर्फ मुझे ही नहीं पता था। तुम जानती हो ना, मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो अपनी तो पसंद को तरजीह देते हैं लेकिन अपनी बहन और बेटियों से ये हक छीन लेते हैं और इन बातों को अना का मसला बना लेते हैं। अगर एक बार भी मेरे सामने इस बात का जिक्र कर देती तो कभी इतनी तकलीफ ना बर्दाश्त करना पड़ती तुम्हें। आहान की बात सुनकर हिना के गिल्ड में मजीद इजाफा हुआ था। वाकई वो ठीक ही तो कह रहा था। उसने हमेशा हर बात में उनकी खुशी को तरजीह दी थी। हाजा बेगम की इतनी मुखालफत के बावजूद भी उन्हें अजीज़ रखा था। आई एम सॉरी भैया, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। हिना आंसू के दरमियान शर्मिंदगी से कहती आहान के सीने से लग गई थी। बस बहुत रो लिया, अब दोबारा मैं तुम्हारी आंखों में आंसू ना देखूं। हर तरह के खदशात को अपने दिल से निकाल दो। किसी की जरूरत नहीं है मेरे होते हुए तुम्हारा बाल भी बिका कर दे। आरफीन बहुत अच्छा इंसान है, मुझे पूरा यकीन है तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अब मुझे तुम सिर्फ हंसती मुस्कुराती नजर आओ, बिल्कुल उस जंगली बिल्ली हाफसा की तरह। आहान ने उसके सर पर हाथ रखे मोहब्बत से बोला था। जब उसकी आखिरी बात पर आंसू साफ करती हिना भी मुस्कुराई थी। भाभी, कुछ लोगों की मुस्कुराहट तो आज छुपाई नहीं छुप रही। हफ्सा ने अशमल की तरफ देखकर हिना को छेड़ा था। ऐसी कोई बात नहीं है बदतमीज। हिना ने उसकी बाजू पर चुटकी काटी थी, जिसने कब से उसके नाक में दम कर रखा था। दोपहर के वक्त हिना और आरफीन का निकाह हो चुका था। जो बात उन दोनों को नामुमकिन लग रही थी, आहान की वजह से इतनी आसानी से हो गई थी। सब बहुत खुश थे। सफ़िया बेगम और हाजरा बेगम ने ज़िंदगी में पहली बार हिना से मोहब्बत से बात की थी, जिस पर वो काफ़ी शौक में आ गए थे। अजमल और हफ्सा तो निकाह के बाद उन दोनों की मुलाकात करवाने के मूड में थी, जिसके लिए हिना किसी सूरत तैयार नहीं थी। बहुत मुश्किल से उनकी मिन्नत समाजत करके इस अमल से बाज रखा गया था। वो शर्माते हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि दोनों से छेड़ने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। वैसे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये मोहब्बत कब हुई और कैसे? क्योंकि आरफीन साहब तो हमारे हिना से भी ज़्यादा शर्मीले हैं। अजमल का लहजा भी काफ़ी शरारती था। भाभी, आप भी इसके साथ शामिल हो गई हैं? हिना मुंह बनाती हुई बोली। मैं बताती हूँ आपको भाभी, इनकी मोहब्बत की कहानी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आज तक कभी ढंग से बात नहीं की इन्होंने, बस नज़रों ही नज़रों में मोहब्बत हुई है। वहीं से इजहार हुआ और फिर जालिम समाज के डर से वहीं से इनकार भी हो गया। हफ्सा ने कहका लगाते हुए कहा, जिसमें अजमल ने भी उसका पूरा साथ दिया। मुझे बात ही नहीं करनी आप लोगों से, हिना ने नाराज़गी से कहते चेहरा दूसरी तरफ मोड़ा था। हफ्सा, बस अब बिल्कुल तंग नहीं करना इसको। अजमल ने हफ्सा को घूरा था। कुछ आरफीन के लिए भी बचा कर रखो यार। अपना साथ देने पर हिना मुस्कुराई थी, लेकिन अजमल की अगली बात पर खपकी से फिर चेहरा मोड़कर बैठ गई। अभी वो लोग मजीद इसे तंग करती कि मुलाजमा घबराई से अंदर दाखिल हुई थी। मुलाजमा की बात उनके होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। जब अजमल के पीछे जल्दी से वो दोनों भी बाहर की जाने बनी थी, आहान की गाड़ी पर कातलाना हमला हुआ था, जिसके पीछे मलिक हसीब का हाथ था। हिना के निकाह के सुनकर मलिक ज़ीशान पागल हो रहा था। आज तक कभी उसका शिकार उससे बच नहीं पाया था। उसे लगा था हिना भी बाकी लड़कियों की तरह उसके हाथों से ब्लैकमेल हो जाएगी, क्योंकि हवेली तक पहुंचकर हिना को उठाना उनके लिए नामुमकिन था। यही एक तरीका था कि उसे ब्लैकमेल करके हवेली से भागने पर मजबूर कर दिया जाए और आहान रजा मीर का गुरूर मिट्टी में मिला दे। लेकिन अपनी चाल खुद पर ही उल्टे पड़ते देख उन्होंने आहान पर हमला कर दिया था। आहान को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है, आप लोग परेशान मत हो। ड्राइवर और एक गार्ड जख्मी हुए हैं, जिन्हें शहर पहुंचा दिया गया है। हसनैन साहब उन्हें तसल्ली देते हुए बोले। आहान अगर ठीक है तो वह हवेली क्यों नहीं आ रहा? हम जब तक उसे देख नहीं लेंगे हमें सुकून कैसे आएगा? हाजा बेगम को जब से पता चला था उनके आंसू नहीं रुक रहे थे और बाकी सबका भी यही हाल था। मैंने उसे बहुत बार कहा है, लेकिन उसका कहना है जब तक उन लोगों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचा देता हवेली नहीं लौटूंगा। उनसे सख्ती से मना किया गया, कोई भी हवेली से बाहर ना निकले। फुरकान साहब की बात सुनते अशमल का दिल जोर से धड़का था। वो आहान का जलाली रूप देख चुकी थी, जिसमें उस दिन हसीब के सामने वो आया था। उसे डर था कि कहीं आहान के जज्बातीपन से उसे ही कोई नुकसान न पहुंचे। अजमल कितनी बार उसका फ़ोन ट्राई कर चुकी थी, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अजमल को परेशानी के साथ साथ आहान पर गुस्सा भी आ रहा था। सारी रात आंखों में गुजर गई थी, लेकिन आहान की फिक्र में किसी को नींद नहीं आई थी। हर एक के दिल और ज़ुबान से सिर्फ उसकी सलामती की दुआएं निकल रही थी। हाजा बेगम ने तो रो रो कर अपनी तबीयत भी ख़राब कर ली थी। अजमल के साथ हिना और हफ्सा भी उनकी खिदमत में लगी हुई थी। हाजा बेगम ने न जाने कितनी बार आसमां, हिना, हफ्सा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग चुकी थी। वो नहीं चाहते थे कि उनके गुनाहों की सज़ा उनके बेटे को मिले। हाजा बेगम की बात सुनकर वो लोग तब तड़प उठी थी।
अहान के लिए तो वो मर के भी बुरा नहीं सोच सकती थी। उन तीनों ने खुले दिल से उन्हें माफ़ कर दिया। अशमल उन सबको एक होता देखकर बहुत खुशी हुई थी। अहान भी तो यही चाहता था। कौन हो तुम लोग और क्यों लाए हो मुझे यहाँ? मलिक ज़िशान बंधे हुए हाथों के साथ चिल्ला रहा था। उसे एक छोटे से तारीक कमरे में रखा गया था। पास खड़े दो हट्टे कट्टे आदमी बिल्कुल खामोश थे, जैसे उन्हें कुछ बोलने की इजाज़त ना हो। मलिक ज़िशान को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था वो यहाँ पहुँचा कैसे। वो तो अपने डेरे पर सोया हुआ था, जहाँ उसकी मर्जी के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। फिर उसे वहाँ से उठाकर लाने की हिम्मत किसकी थी? कौन था ऐसा माई का लाल जिसे अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं थी? जब अचानक उसके दिमाग में अहान रज़ा मीर का ख्याल आया था। अभी वो मज़ीद कुछ सोचता जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और उसकी नज़रें दरवाजे से अंदर दाखिल होने वाले शख्स पर थी। ही सामने वाले शख्स का चेहरा वाज़ह हुआ। मलिक ज़िशान की रंगत मतगय्यर हुई थी। क्या हुआ? ओहो, ये क्या देख रहा हूँ मैं? मलिक ज़िशान डर रहा है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है मलिक ज़िशान तो किसी से नहीं डरता। अहान उसके हवाइयाँ उड़ते चेहरे की तरफ देखता इस्तेज़ाई अंदाज में बोला, तुम ये ठीक नहीं कर रहे। मेरा भाई तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को नहीं छोड़ेगा। मलिक ज़िशान ने उसे धमकाया था। जब अहान एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके 14 तबक रोशन कर चुका था। अपनी गंदी जुबान से मेरे घर वालों का नाम भी मत लेना और तुम्हारे इस बेगैरत भाई को मैं देख लूँगा। अहान गुस्से से दहाड़ा था। उसके इशारे पर पास खड़े आदमी ने हाथ में पकड़े लोहे की रॉड उसके बाजू पर दे मारी थी, जिसे बर्दाश्त न करते मलिक ज़िशान दर्द से बिलबिला उठा था। उस दिन अपनी दोनों टांगों से हाथ धोकर मुझे लगा था तुम्हारी अकल टिकाने पर आ गई, लेकिन तुमने जैसे बेज़मीर लोग दूसरों पर जुल्म करने के इतने आदी हो जाते कि खुद को फ़िरौन समझ बैठे हो और ये भूल जाते हो कि बुराई का अंजाम हमेशा इबरतनाक ही होता है। अहान की बात पर दर्द से तड़पते मलिक ज़िशान ने खौफज़दा नज़रों से उसकी तरफ देखा था। छोड़ दो मुझे, मैं आइंदा कभी तुम्हारी गांव की तरफ नज़र उठा कर भी नहीं देखूंगा। माफ़ कर दो मुझे, वो अहान के आगे गिड़गिड़ाया था। उसकी आंखों के सामने उन तमाम लोगों के चेहरे घूम रहे थे जिन पर उसने जुल्म के पहाड़ ढाए थे। न जाने कितने गरीब मजदूरों से उनका अवायद सरमाया उनकी इज्जत छीनी थी। वो भी तो उसके सामने ऐसे ही गिड़गिड़ाते थे, लेकिन उसने किसी की फरियाद नहीं सुनी तो आज फिर उसकी कैसे सुनी जाती? मैं तुम्हें इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि तुम कुछ कर पाओ। अहान ने हाथ में पकड़ी गरम सलाख से उसके बाजू पर ज़रब लगाई थी। पूरा कमरा मलिक ज़िशान की चीखों से गूंज उठा था। रहम करो मुझ पर, आइंदा कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। अहान को अपने दूसरे बाजू की तरफ बढ़ते देख वो रोते हुए बोला, रहम? तुम एक ऐसा इंसान बता दो जिस पर तुमने रहम किया हो और उसे बख्श दिया हो। तुम्हारे गांव का कोई एक शख्स तुम्हारे शर से महफूज नहीं रहा। मैं एक बार तुम पर रहम करने की गलती कर चुका हूँ, लेकिन अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम जैसे लोग कभी अपनी फितरत नहीं बदल सकते। अहान के अगले बार से उसका दूसरा बाजू भी नकारा हो चुका था। अभी वो इस डर से न संभला था कि दूसरे आदमी को तेज धार आला लिए अपनी तरफ बढ़ते देखा था। मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। मैं उनके मजलूमों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता जिन पर न जानो तुमने कितना जुल्म ढाया, बल्कि तुम्हें हमेशा के लिए एक जिंदा लाश बनाकर रख दूंगा, ताकि तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम्हारे अंजाम से सबक सीखें। और हाँ, अहान जाते जाते पलटा था। इसी जुबान से टॉर्चर किया था ना मेरी बहन के साथ साथ न जाने कितनी बहन बेटियों को। कितने मज़े की बात है ना अगर इसे ही ख़त्म कर दिया जाए। अहान नफरत भरी नज़रों से उसकी तरफ देखते बोला। आदमी को इशारा करता वहाँ से निकल आया था। पीछे से मलिक ज़िशान के दिल दोस्त चीखों की आवाज़ सुनाई दी थी। अहान के आदमी ने उसकी ज़ुबान काट दी थी। अहान ने उसे जान से नहीं मारा था, बल्कि हाथ पांव और ज़ुबान से मजबूर करके अपने आदमियों को उसे वहीं छोड़ाने का हुक्म दिया था जहाँ से उसे लाया गया था। अशमल कल से अहान को कॉल कर करके हल्कान हो चुकी थी, लेकिन उसका फ़ोन मुसलसल बंद जा रहा था। इंतहा का खड़ूस शख्स है ये। इतना भी ख्याल नहीं आ रहा है कि घर में सब कितने परेशान होंगे। एक बार कॉल ही करके अपनी खैरियत बता दूँ। अशमल ने रूम में चक्कर लगाते फिक्रमंदी से सोचा। खुदा न खास्ता मलिक हसीब के उस हमले में अहान को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा जो घर नहीं आ रहा, ना ही फ़ोन उठा रहा है। या अल्लाह जी, प्लीज़ अहान को कुछ नहीं होना चाहिए। वो अपने ही सोचे में न जाने कब तक उलझी रही थी जब मोबाइल की आवाज़ पर उसकी तरफ बढ़ी थी। स्क्रीन पर जगमगाता अनजान नंबर देख किसी ख्याल के तहत फ़ोन अटेंड किया था। जी फरमाएं, कौन बात कर रही हैं? किसी औरत की आवाज़ सुनते अशमल ने उससे पूछा। डॉक्टर अशमल, मैं नर्स बतूल बात कर रही हूँ। आपकी मदद की ज़रूरत है प्लीज़। अभी अभी हॉस्पिटल में एक ज़ख्मी बच्चे को लाया गया है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ज़ेबा भी गांव में नहीं है, आप जल्दी से आ जाएं। अगर ज़रा सी भी देर होगी तो ये बच्चा मर जाएगा। बतूल की घबराए हुए सुनकर अशमल को उसी वक्त हॉस्पिटल पहुंचने के लिए उठी थी, लेकिन फिर अहान की हवेली से ना निकलने वाली बात पर वो उल्टे कदम वापस आ गई थी। बतूल, लेकिन मैं। डॉक्टर साहिबा प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा। अशमल की बात पूरी होने से पहले ही बतूल उसकी बात काटते बोली, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि अशमल इनकार करने वाली है।
اوکے تم فکر مت کرو، میں ابھی پہنچتی ہوں وہاں۔ اشمن نے کال کرتے ایک بار پھر اہان کے نمبر ٹرائل کیا تھا، لیکن پہلے کی طرح کوئی رسپانس نہیں ملا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، لیکن ایسے ڈر کر اپنی جان کی خاطر کسی اور کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی اور نہ ہی اپنے پیشے سے بددیانتی کر سکتی تھی۔ ایک فیصلہ کرتے وہ باہر کی طرف بڑھی تھی۔ سب لوگ شاید اوپر حاجرہ بیگم کے کمرے میں موجود تھے، اس لیے نیچے ہال خالی تھا۔ اشمل پاس سے گزرتی ملازمہ کو حاجرہ بیگم کے انفارم کرنے کا کہتی ڈرائیور کے ساتھ گاڑی نکلتے وہاں نکل چکی تھی۔ اس سے پہلے گھر والوں کو اس کے جانے کی اطلاع ملتی یا کوئی نیچے آ کر اسے روکتا، وہ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل چکی تھی۔ ہاں جانتا تھا گھر میں سب پریشان ہوں گے، اس لیے ملک حسیب کا کام تمام کرنے سے پہلے گھر آنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ڈرائیور کو گاڑی حویلی کی طرف موڑنے کا حکم دیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس حملے کا سن کر سب فکر مند ہوں گے۔ کل ملک ذیشان والے معاملے کی وجہ سے وہ گھر نہیں جا پایا تھا۔ اہان نے جیسے ہی حویلی میں قدم رکھا، آگے سے ملنے والی خبر اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ اشمل محفوظ نہیں تھی۔ آپ سب لوگ گھر میں موجود تھے، کسی نے بھی نہیں اسے روکا۔ اہان غصے سے سب کی طرف دیکھتا دھاڑا تھا اور کسی کو بھی صفائی سنے بغیر الٹے پاؤں حویلی سے نکل گیا تھا۔ گھر والوں میں سے کسی کا بھی باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا، خاص کر اشمل کا تو بالکل بھی نہیں۔ اہان کا دل انجانے خوف سے دھڑکا تھا۔ حاجرہ بیگم اور باقی سب ملازمہ کی اطلاع پر جیسے ہی نیچے آئے، اشمل وہاں سے نکل چکی تھی۔ انہوں نے اسی وقت حسنین اور فرقان رضا میر کو فون کر کے ڈیرے سے بلوایا تھا۔ گارڈ سے اشمل کے ساتھ جانے والے ڈرائیور کا نمبر لے کر اسے کال کی گئی تھی، لیکن اس کا نمبر دیکھ کر سب کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ ان کے آنے کے کچھ دیر بعد اہان بھی وہاں پہنچا تھا۔ اہان سمجھ چکا تھا کہ ملک حسیب پاگلوں کی طرح اپنے بھائی کو ڈھونڈتا پھرا ہے۔ اشمل کو اس طرح ٹریپ کر کے بلانا بھی اس کی چال ہوگی۔ یہ کس کی نظر لگ گئی میرے گھر کو؟ ایک مصیبت ختم نہیں ہو رہی جو دوسری آ جاتی ہے۔ یا اللہ میرے بیٹے اور بہو کو اپنی حفاظت میں رکھنا، انہیں دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھنا۔ حاجرہ بیگم روتے ہوئے صوفے پہ گری تھی۔ وہ خود کو ہمیشہ ایک مضبوط اور سخت دل خاتون کہتی تھی، جنہیں کبھی بھی کسی کی پرواہ نہیں رہی تھی، ہمیشہ غرور سے سر اٹھا کر رہتی تھیں۔ لیکن آج ان کے اندر کی ممتا نے ان کا سارا غرور ختم کر دیا تھا۔ انہیں آج آسماں بیگم کے درد کا احساس ہو رہا تھا، جن کی اولاد کو وہ ہمیشہ سے تکلیف دیتی آئی تھی۔